सबसे पहले लिखेंगे प्लीज रेफर योर फर्स्ट पेज, जो रूलिंग द कंट्री साइड का फर्स्ट पेज है उसको रेफर करेंगे। और उसमें क्या है, जो उसका हेडिंग है, द कंपनीज बिकम द नवाब और दीवान, सॉरी दीवान नॉट नवाब, दीवान। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके उसमें लिख सकते हैं ऐसा, क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके लिखना चाहे तो उसका आंसर मैं वहीं से बता दूंगा, आप उसे कर लेना। व्हेन द कंपनी कंपनी becomes the demand, the demand, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और इसका आंसर बहुत छोटे में दिया है, जहां से मैं बता रहा हूं आप उसको देख लीजिए, क्योंकि हर चीज लिखाएंगे तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे, डिले होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, व्हेन द कंपनी बिकम्स दीवान, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑन 12 अगस्त, पहली लाइन से फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, देख रहे हैं ना आप? Yes, sir. Yes, sir. No. Your voice is not coming. Okay. हाँ ठीक है, चलो। तो आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं इस में आज फिर क्या हो, चलो कोई बात नहीं। तो या तो मैं इधर ही नोट कर दूं, या आप अपनी बुक रेफर करो। अच्छा है कि इट इज बेटर टू रेफर योर बुक, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखने के इसका आंसर दिया है फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as Diwan of Bengal, up to Bengal. It is clear to all of you? Say yes or no? Yes, और ये क्लियर हो sir. गया जो मैं बताना चाहा ये? हाँ, खुशहाली बोल तो रही थी कुछ, लेकिन बेटा इसमें से आवाज नहीं आ रही है। By writing you can give answer, yes sir or no sir. Is it clear to all of you? Say yes or no. जो मैंने क्वेश्चन का जो बताया क्लियर हो गया तुम्हें? ठीक है बेटा, कर लेंगे ना सर, कर लेना फिर खुशहाली बेटा, कर लेना इसको। तो इसके बाद हमने बताया था रेवेन्यू फॉर द कंपनी, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ये भी आपका उस दिन डिस्कशन हो चुका था, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। देन उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया था, द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, ये वाला जो हमने कराना शुरू किया था। यानी कि रेवेन्यू का जो मेन, जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, द एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द ब्रिटिशर्स यू कैन से, और फॉर द कंपनी पर्सनल, जो कंपनी ऑफिशियल थे उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम कौन सा था उस समय? एग्रीकल्चर, क्योंकि दैट टाइम वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज वर रनिंग इन इंडिया। तो जो मेन, जो वट एवर वर्क परफॉर्म बाय द कंट्रीमैन, तो दैट वर्क वाज the agriculture. So agriculture was the main source of income from where they are going to collect the different type of taxes. So it was totally depends on the collection from the agriculture, क्योंकि agriculture was the main occupation of the Indians. Still अगर आप देखें nowadays also at present अगर देखा जाए तो near about more than 60% people still they are engaging in agriculture sector. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो उस समय अगर देखा जाए तो मोर देन 90 और 80% जो पीपल थे दे वर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ब्रिटिशर्स। तो जब वो अगर मान ले दे वांट टू कलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स और फ्रॉम द फार्मर्स और फ्रॉम द विलेजर्स दोज हु आर डूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, so it is very essential, it is very important to improve the condition of agriculture. एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सपोज फार्मर्स आर टोटली डिपेंड्स ऑन मॉनसून, सपोज इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन, अगर मान लिया इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो दे हैव टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर देयर इरिगेशन सिस्टम, ठीक है ना, तब वो इंप्रूव कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंप्रूव सीड्स
अगर मान लिया इम्प्रूव सीड्स की रिक्वायरमेंट है तो दे हैव टू प्रोवाइड द सम इम्प्रूव सीड्स फॉर द फार्मर्स, so that they can grow more and more crops or they can increase the crop production. ठीक है ना, ये एक तरीका हो सकता है. If they are not having enough money in their pockets, अगर मान लिया उनके पॉकेट उनके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है सपोज, तो how they are going to introduce the new technology and new techniques, how they are going to introduce in their agricultural practice. If there is a loan requirement is there, so it is the duty of government, it is the duty of businesses, they have to provide the different type of loan for the needy people or needy farmers. ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है. और they can provide them the new technology, or they can educate the farmers how they can raise their crop production. ये भी एक तरीका हो सकता है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई until unless we are not going to provide all these facilities for the farmers, so there is very difficult to collect the different type of taxes from the peasants, from the farmers. So they decided what are the आप कह सकते हैं steps can be taken to improve the agriculture sector. Agriculture sector को कैसे improve कर सकते हैं? तो I am going to read out some points. Whatever points are given in the book, ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, कुछ इसमें भी दिए हैं. फिर दिया है if the company economy was the young, could the company be the certain of the revenue income? Most companies officials begin to feel that investment in the land have to be encouraged and agriculture have to be improved. यानी कि एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए जिससे कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए. उसके बाद how was this to be done? ये क्वेश्चन उठा कैसे किया जाए. आफ्टर 2 decades of the debate on the questions, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर कुछ आता है लिखने के लिए, यहाँ पर दिया सबसे अच्छे पॉइंट है यहाँ पर. बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. जो राजा थे, जो लोकल चीफ्टन्स थे और जो जमींदार थे, तालुकदार थे, तो they were recognized as जमींदार. जमींदार रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. यानी कि उनको क्या कहा गया, जो जमींदार आइडेंटिफाई कर लिए. कौन जमींदार कौन आइडेंटिफाई कर लिए? जो एक तो तालुकदार और राजा. तालुकदार का मतलब, तालुका का मतलब पर्टिकुलर एरिया के एक तरह से सबसे बड़े जो फार्म लैंड रखते हैं, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड जिसके पास है, तो दे वर आइडेंटिफाई एज जमींदार. बाय whom they identify? Britishers, by the Britishers. और उनको क्या जिम्मेवारी दी गई? They were asked to collect rent from the peasants. यानी कि उनको कहा गया कि you have to collect rent from the peasant and it will be deposited by the जमींदार in the treasury of Britishers. यानी कि ब्रिटिशर्स को देना है. लेकिन कलेक्टर कौन बना दिया उन्होंने? जमींदार को कलेक्टर बना दिया. They have to collect the taxes from all sides and they have to deposit similar amount of money to the Britishers. ये एक सिस्टम क्रिएट कर दिया. And the amount to be paid was fixed permanently. That is was not in increase ever in future. यानी कि और जो परमानेंट सेटलमेंट के अगर मान लिया पॉइंट कुछ लिखने के लिए आ जाए तो these are the one of the best point. कौन से मैं बता रहा हूँ आपको. अगर मान लिया शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए और परमानेंट, दूसरा क्वेश्चन लिख लो इसमें, मैं चाहे भूल जाने तो लिख लो इसमें. मैं आपका क्वेश्चन का आइडिया आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो. हाँ, राइट शॉर्ट नोट ऑन permanent settlement. Permanent settlement. Write a short note permanent settlement. ये आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं अलग से. और इसके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन
इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। कौन से? यू कैन रेफर योर बुक, बुक में रेफर करके जो हेडिंग दिया है, रेफर योर हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, द नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। एवरीबॉडी गॉट दिस पर्टिकुलर हेडिंग, टू नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। से यस और नो? अरे मिल गया सबको ये पैराग्राफ? हाँ ठीक है, खुशहाली दे दीजिए सबसे जल्दी आंसर। हाँ ठीक है मेरे बच्चा। हाँ नहीं, मैं इसलिए पूछता हूँ कि प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये जो ये पॉइंट मैंने पढ़ाया अभी, द नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, रेफर दिस पैराग्राफ एंड कम टू द सेकंड पैराग्राफ। हाउ वाज दिस, हाउ वाज दिस, एवरीबॉडी गेटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट? मिल गया ना? उस वाले पैराग्राफ में क्या है? परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973। पहले ये लिखना है। गॉट इट और नॉट? से यस और नो? परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। ये पहला पॉइंट लिखना है उसमें। फिर उसके बाद है द राजाज एंड तालुकदार फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। Everybody is getting or not? The Rajas and Talukdars were recognized as जमींदार। पहला, यानी कि सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, एज जमींदार। फिर उसके बाद है they pay revenue to the company, then the amount to be paid was fixed permanently. The amount to be paid was fixed permanently. तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट कहलाता था वो। परमानेंटली तक थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो भी आ रहा था उसको। उसके बाद it was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's officers. Companies ऑफर्स का मतलब कंपनी के जो कलेक्टर रहते थे उसके लिए ऑफर है, या ऑफिसर जो बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? ठीक है। अरे परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है तो इसी पैराग्राफ में दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आगे बढ़ूं फिर? से यस और नो मेरे बच्चों? से यस और नो बाय राइटिंग? यस सर। हाँ यस बेटा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। फिर उसके बाद है व्हाट आर द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग बाय द आप कह सकते हैं कॉमन पीपल और फार्मर्स और इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स। तो कौन कौन से प्रॉब्लम थे उसमें? द प्रॉब्लम्स, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. जो जमींदार थे, जमींदार कौन थे? वो अपॉइंटमेंट कर दिया था, they have to collect the taxes from the peasants and they have to deposit the similar amount in the treasury of, treasury का मतलब in the bank, they have to deposit, so they have to provide this particular revenue to whom? To the Britishers. ठीक है ना? लेकिन जमींदार क्या करने लगे? जो एक्स्ट्रा अमाउंट, वॉट एवर एक्स्ट्रा अमाउंट दे हैव कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स, तो दे नेवर रेडी टू इन्वेस्ट द सरप्लस अमाउंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। यानी कि वो जमींदार को बोला, मान लिया 100 रुपीज उनके ऊपर रख दिया कि यू हैव टू डिपॉजिट 100 रुपीज। किसने बोला ये? सपोज ब्रिटिशर्स ने बोल दिया यू हैव टू डिपॉजिट 100 रुपीज, सपोज मैं एग्जांपल बना रहा हूं, और उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया 150 रुपीज का, जो इट वाज ऑलरेडी फिक्स, परमानेंटली इट वाज फिक्स, जैसा हमने पढ़ा है पहले वाले पैराग्राफ में। तो 100 रुपीज फिक्स कर दिया, ₹100 जो फिक्स था, ये फिक्स ये था, और उनकी इनकम कितनी हो गई? इनकम 150 रुपीज हो गई, सपोज 150 रुपीज हो गई। यानी कि जमा करना था कितना? 100 रुपीज। किसको देना था? ब्रिटिशर्स को। ठीक है ना?
और देयर इनकम कितनी थी, उनकी इनकम कितनी थी, उनकी इनकम हुई किसकी, जमींदार की। मैं छोटा सा एग्जांपल बना है 150 रुपीज, तो 50 रुपीज सरप्लस हो गया, किसके हाथ में हो गया, वो जमींदार के हाथ में हो गया, क्योंकि उसको डिपॉजिट करना था 100 रुपीज और इनकम हो गई 150 रुपीज की उसे। तो हाउ मच रुपीज आर लेफ्ट और हाउ मच रुपीज आर विद जमींदार, यानी कि जमींदार के पास कितने पैसे थे, 100 रुपीज जमा करके मान लिया उसने, क्योंकि इट वाज फिक्स्ड बाय द बिल्डर परमानेंट सेटलमेंट में, और 150 इनकम होगी उसकी, तो 50 रुपीज उसके पास सरप्लस हो गए एक फार्मिंग फैमिली से। अगर दूसरी फार्मिंग फैमिली से 200 वाज फिक्स्ड एंड हिज इनकम इज 300, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू डिपॉजिट 200 रुपीज, लेकिन जो 100 रुपीज रिमेनिंग है वो जमींदार को एक तरह से बच गया। लेकिन जमींदार नेवर एक्सपेंड दिस मनी टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द परमानेंट सेटलमेंट। whenever zamindars getting extra money, extra, जब मैंने एग्जांपल से बताया, whenever they were collecting the extra revenue from the peasants and they have to deposit the fixed amount in the hand of Britishers। जैसे दोनों एग्जांपल में मैंने बताया 100 रुपीज उनको जमा करना है सपोज, और इनकम है 150, तो जो 50 रुपीज है वो सरप्लस हो गया, किसके हाथ में जाएगा, जमींदार के हाथ में जाएगा। दूसरे फैमिली से मान लिया 200 रुपीज फिक्स हो गया, यहाँ पर मान लिया सपोज 200 रुपीज फिक्स हो गया, और 300 दे आर कलेक्टिंग, ठीक है ना, इसमें 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, 100 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया, क्लियर हो गया ना। तो ये 150 के बचे हुए किसको बच रहे हैं, हु इज कीपिंग ऑल दीज रुपीज, जमींदार। तो जमींदार बजाय इंप्रूवमेंट करने के, बजाय खर्च करने के इंप्रूवमेंट के लिए एग्रीकल्चर में, वो तो पूरी की पूरी मनी को कहां रखना शुरू कर दिया उन्होंने, अपने जेब में, पॉकेट में, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उनके पास इनकम तो ज्यादा हो रही थी जमींदार को, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना है वो एक्सपेंड करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है ना। तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। फिर उसके बाद चलूं आगे में, सॉरी बेटा, हाँ, फिर उसके बाद है क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, कंपनी ऑफिसर सून डिस्कवर्ड द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। जो मैंने अभी बताया, द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड was so high that the zamindars found it difficult to pay। और कभी-कभी हाई अमाउंट भी फिक्स हो जाता था किसी किसी एरिया में, तो that was very difficult to make their payment whatever decided by the company। so that was the problem in front of the जमींदार जो आगे भी ये प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है ना। मान लिया 100 रुपीज उसको जमा करने हैं और 75 रुपीज कलेक्शन है, सपोज उल्टा कर ले, तो that was the problem in front of the जमींदार। यानी कि जो लिमिट, जो टैक्स डिसाइड करा था गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, उससे कम कलेक्शन हो रहा है किसका, दे आर कलेक्टिंग लेस रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, तो दे वर नॉट कैपेबल टू डिपॉजिट देयर ड्यूज और देयर रेवेन्यूज टू द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम फेस बाय द जमींदार्स। जमींदार के सामने ये प्रॉब्लम आने लगी, उनका कलेक्शन कम रहता था कभी कभी, और डिपॉजिट जो करना था, जो पहले भी फिक्स अमाउंट था, तो दैट वाज वेरी हाई, तो दे वर नॉट कैपेबल टू डिपॉजिट देयर मनी इन टाइम। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। पहली प्रॉब्लम दूसरी थी और ये प्रॉब्लम दूसरी आ गई, ठीक है ना। तो उसके बाद है एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। यानी कि अगर मान लिया कोई जमा करने से फेल हो जाता था तो उसकी जमींदारी, दैट वाज, आप कह सकते हैं, टेकन अवे बाय द ब्रिटिशर्स, उसकी जमींदारी छिन जाती थी, ठीक है ना। तो उसके बाद है
the zamindars, but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. यानी कि अगर मान लिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, what was the main problem facing by the company? So under the permanent settlement, they already decided the amount of revenue, the amount of tax permanently. It was not increased in future as per परमानेंट सेटलमेंट जो हमें अभी हमने बताया था. लेकिन कंपनी मान लिया सपोज कंपनी को ज्यादा इनकम चाहिए, ज्यादा सोर्स चाहिए उसको, तो इट वाज नॉट इंक्रीज बिकॉज दे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट. तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंपनी. तो दो तरह की तीन प्रॉब्लम होगी इसमें. एक तो क्या है, समटाइम कंपनी में फील दैट व्हाटएवर अमाउंट was collected by the zamindars, so they are not ready to make their investment to improve the agriculture whenever they are getting surplus amount of money from the peasants. Peasants से अगर surplus amount उनके पास आ रहा है और पहले से उनका अमाउंट फिक्स है, तो फिक्स अमाउंट को वहां जमा कर देते थे, और जो ज्यादा अमाउंट आता था तो उसको अपनी पॉकेट में रख लिया करते थे इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर. ठीक है ना. ये तो प्रॉब्लम हो गई. दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, अगर मान लिया परमानेंट सेटलमेंट में अगर वो अमाउंट व्हाटएवर अमाउंट दे आर गोइंग टू डिपॉजिट और व्हाटएवर अमाउंट दे आर गोइंग टू गिव द आफ्टर कंपनीज ऑफिशियल, इफ इट इज वेरी हाई एंड देयर इनकम इज वेरी लो, जमींदार की इनकम मान लिया लो है और जो ऑलरेडी फिक्स कर दिया अमाउंट वो हाई है, तो क्या होगा, इट में क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द, इसके ऊपर सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. राइट योर आंसर. अगर मान लिया अमाउंट इज वेरी हाई, व्हाटएवर गोइंग टू डिपॉजिट बाय द जमींदार्स एंड देयर कलेक्शन इज लेस, तो whom this problem may created by, to whom this the peasants and zamindars. Yes, the peasants and zamindars. बिल्कुल ठीक है. पीजेंट्स के सामने प्रॉब्लम आ जाएगी और जमींदार के सामने प्रॉब्लम आ जाएगी. और कंपनी के सामने थर्ड प्रॉब्लम क्या होगी क्रिएट, इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर इनकम, तो देयर इज नो प्रोविजन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टैक्स बिकॉज इट वाज ऑलरेडी फिक्स्ड इन अ परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है ना. तो तीनों प्रॉब्लम इसमें आ गई. तो दिस वर द मेन प्रॉब्लम. ये क्लियर है तीनों प्रॉब्लम. यानी कि एक बार तो जमींदार के लिए प्रॉब्लम आ गई, एक बार कंपनी के लिए, और दोबारा से फिर कंपनी अगर मान लिया अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनीज ऑफिशियल. ये तीनों प्रॉब्लम आ गई उसमें. ठीक है ना. परमानेंट सेटलमेंट में फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, इन न्यू सिस्टम वाज डाइवर्स. ये भी आप चाहें तो इसको मैं पहले बता देता हूं आपको, क्या है इसमें प्रॉब्लम. ठीक है ना. अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, एक न्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, और डिवाइस जो लिखा है की बात है. फिर क्या था इसमें, बाय द अर्ली 19th century many of the company's officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. यानी कि जब वो फेस करने लगे, क्या प्रॉब्लम फेस करने लगे कि there is very difficult to increase the source of revenue because it was already fixed in permanent settlement. permanent settlement को already fix हो गया था. तो कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस करने लगी कि वो कैसे हम उसको बढ़ाएं. तो they try to find out the another system to increase their source of income. तो ये न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, यानी कि नया सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे. दे ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू सिस्टम व्हिच कैन इंप्रूव द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी. ठीक है ना. कंपनी जब वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इट इज फॉर बिजनेसर्स. तो उन्होंने क्या किया, हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी. अगर मान लिया कंपनी को ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट हो, so how they are going to collect the different taxes from the peasants, because there was a permanent fixed
अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, अभी मैंने बताया था परमानेंट फिक्स हो गया था, तो इट में क्रिएट द अनदर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द कंपनी, in front of the Britishers, how they are going to collect the more and more taxes from the peasants. If there is a requirement of revenues, more requirement is there, so how they are going to increase? कोई सिस्टम नहीं था, there was no system at all to increase the amount of tax. तो वो क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, in the north western provinces of the Bengal presidency, most of these areas nowadays in Uttar Pradesh, the Englishman called Howard Mackenzie devised the new system. A new system was introduced by this particular fellow, which came into effect in 1822. Another system was introduced by Mackenzie, Howard Mackenzie, ठीक है ना, in 1822. अब क्या था उसके अनुसार देखो, he felt that the village was important social institution in North Indian society and needed to be preserved. यानी कि विलेज को उन्होंने क्या क्या कहा, जो डिफरेंट विलेजेस हैं, दे आर वेरी मच एसेंशियल यूनिट फॉर द स्पेशली इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिपोर्टिंग द कस्टम्स एंड द राइट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स. यानी कि अब क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, ये नए सिस्टम में क्या कर दिया कि जो पहले परमानेंट जो रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, अभी क्या कर दिया इन्होंने, एक नया एक रूल बना दिया कि हमारा ऑफिशियल जाएगा पीरियडिकली. पीरियडिक का मतलब इट में भी ट्वाइस इन अ ईयर और थ्राइस इन अ ईयर, ऐसा वो मेजरमेंट करेगा पर्टिकुलर फार्मर की कितनी लैंड है, और उसके बाद दे आर गोइंग टू फिक्स द अमाउंट. यानी कि रिव्यू कर सकते हैं, देयर अमाउंट कैन बी रिव्यूड. रिव्यूड का मतलब है दे कैन फिक्स अमाउंट लार्जर, दे कैन reduce the amount in future if there is a requirement of reduction, if there is a requirement of increase in the amount. तो कैसे सिस्टम क्या है, यानी कि उनका ऑफिसर जाएगा और उनको मेजरमेंट करेगा पूरी लैंड को, और एज पर देयर मेजरमेंट तो दे आर गोइंग टू फिक्स देयर टैक्स. ठीक है ना, तो ये उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे, और फिर एक गांव के ऊपर, महल का मतलब यहाँ ये डेफिनेशन है, द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे दैट वाज नोन एज द महल. ठीक है ना, तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है. महल इज गिवन इन बोल्ड राइटिंग इन योर बुक. यू आर गेटिंग और नॉट? महल इट इज गिवन इन बोल्ड राइटिंग. अरे मिला तुम्हें या नहीं, बताओ मुझे. महल, हाँ बेटा मिला ना तुम्हें? हाँ यस. तो इसमें क्या है, इसकी महल की डेफिनेशन कहां से, वहीं से है. द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे. जो ये ईच विलेज का मतलब है, विलेज का मतलब, महल का मतलब विलेज. यहाँ पर विलेज का मतलब है, यहाँ पर किसका है विलेज का मतलब, यहाँ पर महल से मतलब है. फिर है दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली. अभी क्या है, जो प्रॉब्लम पहले थी परमानेंट सेटलमेंट, दैट वाज नॉट रिवाइज्ड एट ऑल इन परमानेंट सेटलमेंट. अब क्या हो गया, इट मे बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, यानी कि 6 महीने में, 1 साल में. तो दैट अमाउंट में बी रिवाइज्ड. रिवाइज का मतलब है पहले ज्यादा था तो कम कर सकते हैं, या पहले कम था तो अब ज्यादा कर सकते हैं. रिवाइज का मतलब ये है, पहले मान ले 100 रुपीज कलेक्ट कर रहे थे, अब इट में कलेक्टेड बाय द मेजरिंग ऑफ लैंड मेजरमेंट करने के बाद, अगर मान लिया लैंड ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो 100 के बाद बजाय उनसे 120 रुपीज में भी कलेक्टेड, 200 के बजाय जिससे 200 कलेक्ट कर रहे थे उसमें 250 में भी कलेक्टेड. तो हर एक विलेज से पीरियडिकली दैट वाज चेंज, पीरियडिकली बाय मेजरिंग देयर लैंड. ठीक है ना. तो ये जो प्रॉब्लम पहले उसमें हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, किसमें, कौन से में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट में, क्योंकि उसमें परमानेंट फिक्स हो गई थी. और इस सिस्टम में क्या हो गया, इस सिस्टम में क्या हो गया था, इस सिस्टम में एक ऑफिसर जाएगा, मेजरमेंट करेगा, और मेजरमेंट करने के बाद लैंड का
फिर दोबारा से उसको रिव्यू कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है कलेक्शन ऑफ टैक्स को। तो जो अर्लियर प्रॉब्लम थी दैट वाज सॉर्ट आउट व्हेन द महल वारिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। जब ये इंट्रोड्यूस हो गया ये सिस्टम, तो तब ये प्रॉब्लम हमारे सॉर्ट आउट हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? कि भाई हम इंक्रीज नहीं कर सकते अपने सोर्स ऑफ इनकम को, ठीक है ना। आगे बढ़ो, फिर उसके बाद है द मुंड्रो सिस्टम। ये मुंड्रो है, ये इट इज द नेम ऑफ ए पर्सनालिटी, मुंड्रो सिस्टम। अब क्या है मुंड्रो सिस्टम? इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जैसे ये ऊपर वाला पैराग्राफ में हमने बताया, एक आइडिया के मेजरमेंट करेगा फिर इंक्रीज हो सकता है, तो वैसे मुंड्रो ने भी एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और वो किसके लिए, कहाँ इंट्रोड्यूस किया? साउथ इंडिया के लिए स्पेशली, ठीक है ना, साउथ के लिए। और क्या था उसमें? द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज द रेयतवारी और रेयतवारी सिस्टम। रेयती और रेयतवारी सिस्टम इटैलिक्स में लिखा है, दीज ऑल वर्ड्स आर रिटन इन इटैलिक्स, तिरछे तिरछे लिखे हैं। द मुंड्रो सिस्टम, एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? Say yes or no? अरे ये पैराग्राफ मिल गया सबको मुंड्रो सिस्टम का? प्लीज रेफर योर बुक। सर, आप रेफर करते रहो बुक को, ठीक है बच्चे? हाँ मिला ना, ठीक है। मुंड्रो सिस्टम में अब क्या मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रेफर योर बुक। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जो सिमिलर मूव का मतलब जो ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा है अभी, वो सेम मूव कहाँ कर दिया उन्होंने? साउथ में कर दिया। The new system that was devised came to the known as the Rayatwar or Rayatwari system. It was tried on a small scale by a Captain Alexander, raiding some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan, and respectively developed the Thomas Munro. This system was gradually extended all over the South India. And that system later on introduced by this particular आप कह सकते हैं जो आपका मुंड्रो है, ये जो आपका ऑफिशियल है, तो that was introduced throughout the South India. अब इसमें क्या होता था? The Munro felt that the South there were no tradition of जमींदारी system. जमींदारी system था नहीं, तो how they are going to collect the different type of taxes? नॉर्थ में तो उन्होंने जमींदारों को वो दे दिया था ठेका कि वो जमींदार कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ कैसे कलेक्ट करें? तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो उसके बाद है कल्टीवेटर्स रियोथ। कल्टीवेटर का मतलब रियोथ का मतलब है यहाँ पर who had tilled the land of generations, their field had to be carefully separated or surveyed. उनका जो लैंड थी वो सर्वे हुआ और मेजरमेंट हुआ, and then they have to fix the revenue on their land. ये उनका फिक्स करने के बाद, उनके जो मेजरमेंट करने के बाद उनके ऊपर एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतना रेवेन्यू आपसे, यू हैव टू डिपॉजिट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इसके बाद है ऑल वाज नॉट वेल। ऑल वाज नॉट वेल, ये अगले वाले पैराग्राफ में दिया होगा, इसको मैं कल शुरू करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है हिंदी की शायद क्लास होगी, तो अभी मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूं, ठीक है बेटा। और फिर आप